हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मल्टीमीडिया, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया। जो पीजीडीसीए में मेरे यहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो कल उनका पेपर है मल्टीमीडिया का। तो आज मैं मल्टीमीडिया के मुख्य क्वेश्चन बताऊंगा। मल्टीमीडिया क्या है, कैसे काम करता है ना। इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, फॉन्ट की संरचना और फॉन्ट कितने प्रकार के होते हैं, इमेज से क्या होता है, वीडियो से क्या होता है ना, वीआरवी क्या है, वर्चुअल रियलिटी ये क्या है, इन सब की जानकारी मैं आज दूंगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और आगे इसी तरह की वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीमीडिया यानी फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया। तो सबसे पहले तो है कि मल्टीमीडिया का इतिहास क्या है, मल्टीमीडिया है क्या। मल्टीमीडिया के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे। मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक, अब मीडिया का मतलब होता है माध्यम। जहां पर एक से अधिक माध्यम का प्रयोग होता है उसे कहते हैं मल्टीमीडिया। मतलब जहां पर एक से अधिक माध्यम का प्रयोग करके हमें एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया। मीडिया का मतलब होता है माध्यम और मल्टी का मतलब होता है अनेक, अनेकों माध्यम जिससे हम एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, जिसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं। अब आता है कि मल्टीमीडिया में इसका इतिहास कब शुरू हुआ था, मल्टीमीडिया का इतिहास कब शुरू हुआ है। तो मल्टीमीडिया को सबसे पहले एंडी वरहुल ने 1967 में इसका वृत्तांत प्रस्तुत किया था। कब? मल्टीमीडिया का वृत्तांत एंडी वरहुल ने 1967 में इसे प्रस्तुत किया था। अगर क्वेश्चन आता है कि मल्टीमीडिया के इतिहास को समझाइए, मल्टीमीडिया क्या है एवं मल्टीमीडिया के इतिहास को, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आता है, ये आएगा आगे आपको। इसका इतिहास लगभग 50 साल पहले शुरू हुआ था, 50 से 60 साल पहले शुरू हुआ था। हाँ, 60-70 साल हो गया लगभग इसका इतिहास शुरू हुए, जो कि सिलेबस 10 साल पुराना है। 2017 से सिलेबस माखनलाल का चेंज नहीं हुआ है, तो 10 साल कम बता रहा, इसलिए मैंने 60 साल बताया आपको। तो इसका जो इतिहास शुरू हुआ था लगभग 60 साल पहले शुरू हुआ था। 1967 में एंडी वरहुल ने इसका वृत्तांत प्रस्तुत किया था। किसने? एंडी वरहुल ने। पहले मल्टीमीडिया ऐसे नहीं चलता था। मल्टीमीडिया में चलने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता था, एक जन स्लाइड, फोटो को स्लाइड के रूप में सेट करता था और एक लोग उसमें माइक लेकर बोलते थे। जैसे यूट्यूब में आपने देखा होगा कुछ एनिमेशन वीडियो आते हैं जिसमें किसी की कहानी होती है, उसकी फोटो लगी होती है और पीछे से वॉइस रहती है। तो उसको अपन समझेंगे। तो सबसे पहले जब एंडी वरहुल ने प्रस्तुत किया था तो इसी रूप में प्रस्तुत किया था, मंचन किया था। इसका विकास जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, इसका विकास भी धीरे धीरे बढ़ता गया। जैसे जैसे इसका विकास आगे बढ़ता गया, कंप्यूटर में नई नई चीज़ें आने लगी तेज़ी से। तो 1975 में IBM कंपनी ने एक मॉनिटर का आविष्कार किया था। क्या? मॉनिटर का आविष्कार IBM कंपनी ने 1975 में किया था। और कीबोर्ड भी इसी जनरेशन में हुआ था। और एक ऐसा कंप्यूटर बनाया गया था, IBM कंपनी ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया था जिसमें डेटा स्टोर करने की सुविधा होती थी। पहले कंप्यूटर जो होते थे, जो IBM कंपनी ने बनाया था, वो सिर्फ न्यूमेरिकल नंबरिंग सिस्टम को समझता था, सिर्फ नंबर समझता था, गणितीय गणनाएं करने के लिए था ये। उसके बाद मतलब कि अगर क्वेश्चन कभी आपको कंपटीशन में भी पूछ लेता है, अगर आपका कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाए कि IBM कंपनी ने कौन सा कंप्यूटर बनाया था, तो पहला डाटा स्टोर करने का कंप्यूटर जिसमें मॉनिटर और कीबोर्ड का प्रयोग किया गया था। समझ में आया कि नहीं? 1975 में IBM कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने इसको बनाया था, कीबोर्ड मॉनिटर वाला कंप्यूटर बनाया था। उसके बाद 1960 में, हाँ 1960 से 80 तक इसमें IBM कंपनी ने जो कंप्यूटर बनाया था, ये जब 1960 से 1980 तक केवल नंबरिंग वाला डेटा चलता था। इसमें क्या चलता था? केवल नंबरिंग वाला डेटा चलता था, न्यूमेरिकल डेटा समझता था कंप्यूटर। उसके बाद एप्पल कंपनी ने GUI का आविष्कार किया, ये बनाया 1983 में। एप्पल कंपनी ने GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक को यूजर के सामने इंटरफेस करने वाली एक ऐसी प्रणाली बनाया था एप्पल कंपनी ने 1983 में, जिसके माध्यम से हम एनिमेशन या वीडियो कुछ भी देख पाते थे, हम पिक्चर को स्क्रीन पे देख पाते थे। इसका नाम दिया गया था लिसा। लेकिन ये अच्छी चली नहीं, इसी प्रणाली को चेंज करके माइसनटॉस प्रणाली, माइसनटॉस का नाम सुना होगा आपने। माइसनटॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको एप्पल कंपनी ने बनाया था 2 साल बाद, 1984 में माइसनटॉस को बनाया था।
इसके बाद लगातार इसमें काम अनेकों काम होते गए, 3D आ गया, VR भी आ गया, कंप्यूटर की जनरेशन बदलती गई और मल्टीमीडिया का इतिहास धीरे धीरे डेवलप होता गया। ये हमने समझा मल्टीमीडिया का इतिहास, ये हमारा मल्टीमीडिया का इतिहास है। अब मल्टीमीडिया का प्रयोग करने से हमें फ़ायदे क्या क्या होते हैं इसको समझते हैं। मल्टीमीडिया का प्रयोग करने से हमें यूजर फ्रेंडली हो जाते हैं और इसमें इंटरटेनमेंट होता है, इंटरेस्टिंग होता है। पहला पॉइंट तो आपका बनेगा यूजर फ्रेंडली। जैसे हम मल्टीमीडिया का प्रयोग करके किसी को वीडियो भेजते हैं, किसी को देखते हैं। जैसे आज मैं आपके माध्यम तक इस मल्टीमीडिया के माध्यम से, एक एप्लीकेशन के माध्यम से आप तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक मल्टीमीडिया है। जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरी आवाज़ भी आप सुन रहे हैं, ये एक मल्टीमीडिया है। इस मल्टीमीडिया के माध्यम से आप अनेकों प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। यूजर फ्रेंडली हो गया, पोर्टेबल, मेरा वीडियो बना करके एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी माध्यम के पहुंच गया। ये टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप मुझे घर में बैठकर देख सकते हो। समझे कि नहीं? तो आगे इसको समझते हैं कि मल्टीमीडिया में जिसके लाभ हैं और क्या है। पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इजी टू अंडरस्टैंड, किसी भी समस्या को बड़ी आसानी से हम हल कर सकते हैं। ऐसी समस्याएं आने पर ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है। जैसे अभी आपको समझ में नहीं आया कुछ, मान लो दोबारा देखना है, फिर देख लो। किताब से समझ में नहीं आया, वीडियो देख लो। तो ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है आपके लिए। अब हम समझेंगे मल्टीमीडिया के प्रकार, घटक नहीं है, प्रकार, लाइनर और नॉन लाइनर, लीनर मल्टीमीडिया और नॉन लीनर मल्टीमीडिया। समझे कि नहीं? मल्टीमीडिया के प्रकार कितने होते हैं? 2, लीनर और नॉन लीनर। अब लीनर क्या है, नॉन लीनर क्या है, इसको समझेंगे। तो जब आप टीवी में सीरियल देखते हैं, मूवी थिएटर में देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक श्रृंखला में क्रम बाय क्रम से चलता रहता है, उसमें आपका कोई भी डिस्टर्बेशन नहीं होता है। समझे कि नहीं? कोई भी डिस्टर्बिंग नहीं होगी, वो अपने हिसाब से चलता रहेगा। वो कहलाता है लीनर मल्टीमीडिया। और नॉन लीनर में जिसे आप आगे करके पीछे करके, मतलब यूजर के हाथ में पूरा उसका कंट्रोल रहता है, वो नॉन लीनर। और लीनर जिसमें यूजर का कोई कंट्रोल ना रहे। सीरियल आप टीवी बंद कर देंगे तो भी सीरियल आपका बढ़ जाएगा आगे, जब चालू करेंगे तो आगे बढ़े मिलेगा। आप डिवाइस को बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, लेकिन उस लीनर मल्टीमीडिया को किसी भी तरह से कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ये मल्टीमीडिया के प्रकार। अब मल्टीमीडिया के घटक क्या होते हैं? मुख्य घटक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज। 4 चीजों से मिलाकर ये मल्टीमीडिया बना हुआ है। क्या? टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज। टेक्स्ट क्या है? हम अपने विचारों को, अपने भावों को एक भाषा के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं। जो मैं आज बात कर रहा हूं आपसे, मेरी ये हिंदी लैंग्वेज है, मैं इस हिंदी लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूं। इसका एक क्रम है, बोलने का एक लय है, इसमें एक व्याकरण लगती है। तो जब हम किसी चीज को प्रस्तुत करते हैं उसमें हमें 4 चीज होती हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज। या तो जो चीज मैं आज बोल रहा हूं, ये क्या हो गया, ऑडियो, बोल रहा हूं, ठीक। मुझे देख रहे हो, वीडियो। अगर मैं लिख करके आप तक भेजूं तो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट। लेकिन अगर मैं लिख के फोटो खींच के आपको भेज दूं तो क्या हो जाएगा, इमेज। तो इनका अपना अपना महत्व है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मल्टीमीडिया के मुख्य घटक, मुख्य तत्व, ये क्वेश्चन घुमा सकता है आपको। मल्टीमीडिया के तत्व पूछेगा तो आपको टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज लिखना है। मल्टीमीडिया घटक पूछेगा तो आपको टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज लिखना है। अगर पूछता है मल्टीमीडिया का मुख्य तत्व कौन कौन से हैं या घटक कौन कौन से हैं, ये मल्टीमीडिया में किन चीज़ों का प्रयोग होता है, डाटा कितने प्रकार का होता है, तो डाटा भी 4 प्रकार का होता है। डाटा मतलब टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ये डाटा 4 प्रकार का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, 4 मल्टीमीडिया के मुख्य घटक है। ठीक है, समझ में आया? मल्टीमीडिया घटक, तत्व और मल्टीमीडिया के प्रकार, ये सब मैंने आपको बता दिया। मल्टीमीडिया का इतिहास बता दिया है। मैं आपको बता रहा हूं कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले विभिन्न फॉर्मेट कौन कौन से हैं। कंप्यूटर में मुख्य फॉर्मेट कौन कौन से प्रयोग होते हैं इमेज के लिए। तो पहले आप समझो ग्राफिक। ग्राफिक 2 तरीके का होता है फॉर्मेट, बिट मैप और विक्टर। क्या होता है बिट मैप और विक्टर? तो बिट मैप वह पिक्चर होती है जो हम कंप्यूटर में खींच कर डालते हैं, बाहर से स्कैन करके डालते हैं या कैमरा से खींच करके डालते हैं, जो पिक्सल के समूह से बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं,
बिट मैप, ठीक है। और जो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर ही तैयार करते हैं, जिसमें पिक्सल हम बाहर से खींच के नहीं डालते हैं, जैसे ज्योमेट्रिक वगैरह बनाना, त्रिकोण बनाना, उसमें भरना, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह बनाना, और या कि कोरल ड्रॉ में पंपलेट बनाना, पोस्टर बनाना, कोरल ड्रॉ में ये पेज मेकर में बुक बनाना, ये सब क्या कहलाएंगे, कौन सा इमेज, विक्टर इमेज। विक्टर और रास्टर, रास्टर मतलब बिट मैप होता है, विक्टर बिट मैप, बिट मैप मतलब बीएमपी, जो पिक्सल के समूह से बनता है उसी को रास्टर कहते हैं। तो देखो पिक्सल की सबसे छोटी इकाई होती है क्या, बाइट। 8 बाइट का एक बिट, नहीं बिट होती है, बिट, एक बिट मतलब एक पिक्सल। अगर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्सल है तो 1 बिट का होगा, अगर वो कलर में है, आरजीबी में है, CMYK में है तो 8 का होगा, ठीक है। आरजीबी स्क्रीन में शो करने के लिए हमको आरजीबी कलर की प्रयोग आवश्यकता होती है, और प्रिंट निकालने के लिए CMYK, सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक की होती है। आरजीबी मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 कलर मिलाकर करोड़ों कलर हम बना सकते हैं, 16 लाख करोड़ कलर बना सकते हैं हम। तो इसमें बिट, 8 बिट मिलाकर के एक बाइट बनता है, और 8 बाइट का 10 से 24 बाइट का 1 किलो बाइट बनता है, KB, और 10 से 24 किलो बाइट का 1 मेगाबाइट बनता है, MB, और 10 से 24 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट बनता है, GB, 10 से 24 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट बनता है, TB, 10 से 24 टेराबाइट का 1 क्या बनता है, पेटाबाइट बनता है। समझ में आया। 1 बिट मतलब 1 पिक्सल, 8 बिट मतलब 1 बाइट, 10 से 24 बाइट बराबर 1 KB किलो बाइट, 10 से 24 किलो बाइट बराबर 1 MB मेगाबाइट, 10 से 24 MB मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, GB, 10 से 24 गीगाबाइट बराबर 1 TB टेराबाइट, 10 से 24 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट, ठीक। ये हो गए बिट का फॉर्मूला, ये जो मेमोरी में जगह हमारे फुल होती है इसका फॉर्मूला हो गया ये। अब आता है निम्न प्रकार के फॉर्मेट को किस बिट मैप में दर्शाई जाती है, मतलब फोटो की फाइल फॉर्मेट कितनी होती हैं। तो फोटो का फाइल फॉर्मेट होता है GIF, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, JPEG, ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG सबसे ज़्यादा, ये सबसे छोटी कंप्रेस फाइल होती है, इसको हम मोबाइल में, इंटरनेट में ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। JPEG, जिसको JPG शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है JPEG। PSD, फोटोशॉप पिक्चर, TIFF, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, जब हम एक अच्छा सा कोई कोरल ड्रॉ में या कोई बड़ी फाइल बनाते हैं तो वो चेंज ना हो, उसी फॉर्मेट में खोले, तो हम उसको TIFF, उसका गुणवत्ता कम ना हो, उसकी क्वालिटी कम ना हो, तो हम TIFF फाइल में भेजते हैं। फिर आता PNG, PSD, है ना, फोटोशॉप फाइल, और BMP, बिट मैप पिक्चर, इसमें हम फाइलों को सेव कर सकते हैं। अब आता है कि मल्टीमीडिया का डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम आते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि टेक्स्ट कितने प्रकार के होते हैं, क्या है अपने पास आंसर। टेक्स्ट हमारे 4 तरीके होते हैं, कौन कौन से, प्लेन टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, रिच फॉर्मेटेड टेक्स्ट, और हाइपर टेक्स्ट। ये हमारे पास 4 तरीके के टेक्स्ट होते हैं, कौन कौन से, प्लेन टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, और रिच फॉर्मेटेड टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट। अब इसमें प्लेन टेक्स्ट, जब आप वर्ड या एक्सेल को ओपन करते हैं और बिना कुछ किए डायरेक्ट टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं तो वो कहलाता है प्लेन टेक्स्ट। फिर अगर हम उसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या उसमें कलर करते हैं तो वो हो जाता है फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब इसमें रिच फॉर्मेटेड टेक्स्ट में किसी सॉफ्टवेयर द्वारा फॉर्मेटिंग किए हुए टेक्स्ट को रिच फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहते हैं। किसी, जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं तो रिच फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहलाता है, जिसकी टेक्स्ट बदलते, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML, ये कोडिंग के द्वारा होता है, ये बदलता नहीं है। जैसे वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट को हिंदी टाइप को मैं अगर किसी दूसरे कंप्यूटर में ले जाऊं, उसमें हिंदी फॉन्ट नहीं, टेक्स्ट बदल जाएगी, उसकी संरचना बदल जाएगी। लेकिन अगर वो HTML में लिखा गया है तो इंटरनेट में कहीं भी वो उसकी फॉर्मेटिंग नहीं बदलती है। समझ में आया, HTML की फॉर्मेटिंग नहीं बदलती है, ठीक है। तो ये हो गया टेक्स्ट। टेक्स्ट कितने प्रकार के, 4 तरह, प्लेन टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, रिच फॉर्मेटेड टेक्स्ट और HTML, ये 4 होते हैं। प्लेन टेक्स्ट जो साधारण तरीके से लिखे जाते हैं, और रिच फॉर्मेटेड टेक्स्ट जिसकी किसी सॉफ्टवेयर में लिखे जाते हैं, और HTML जिसकी संरचना कहीं भी चेंज नहीं होती है।